हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने अपनी इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें मैंने पॉलिटी का एक टेस्ट पूरा करा दिया है, तो मैं पॉलिटी का सेकंड टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, इसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि मेरे टिक्स पे मत देखना, सिर्फ जो ग्रीन टिक है उस पर ध्यान देना। ठीक है। With reference to the composition of the Constituent Assembly, consider the following statement. Each province and each provincial state were allotted seats proportional to their respective population. The seats in each province were distributed along the religious lines. Members of the provincial assembly elected their representatives by the method of first past the post system. देखो गाइस, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रोविंस और प्रिंसिपल स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स मतलब अलॉट हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि हाँ, जिस हिसाब से रिलीजियस लाइंस के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। ठीक है, जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं था, उसमें क्या था, जो प्रोपोर्शनल सिस्टम था उसके हिसाब से हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया था। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। कौन से फीचर है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? देखो, ये भी हमने इसी से किया है। एक सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है, बाकी जो सारे हैं ये तीनों के तीनों क्या है, ये ब्रिटिश से लिया था। 1, 2 एंड 4 आर द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि हमने और कौन कौन से ब्रिटिश से लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकमेंसी, ये सारे हमने किससे लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्री सोसाइटीज? फ्री सोसाइटीज की कौन सी करेक्टरिस्टिक है? अ सोसाइटी दैट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट, अ सोसाइटी दैट अलाउज द सिटीजन फ्रीडम ऑफ चॉइस, अ सोसाइटी दैट प्लेसेस मिनिमम सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द सिटीजन। ऑफकोर्स फ्री सोसाइटी का मतलब ही होएगा कि हाँ, इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से जज कर सकता है, उसके पास चॉइस हो, उसके पास सोशल मतलब कि जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट मतलब मिनिमम उसके पास रेस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स दिखे हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल। द वर्ड सेकुलर अपीयर्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इट वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। देखो गाइस, सेकंड बात बिल्कुल सही है। हम जो अथॉरिटी हम कहाँ से डिराइव करते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोगों से पावर को डिराइव करते हैं। तो ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। The word secular appeared nowhere in the constitution before it was inserted into the preamble. देखो, आप फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। नो डाउट जो सेकुलर वर्ड है वो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ था। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं भी मेंशन नहीं था, तो ये गलत बात है। आर्टिकल 25 में स्पेसिफिकली मेंशन है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर उन्होंने लिखा होता कि द वर्ड सेकुलर अपेयर नो वेयर इन द प्रियम्बल जब ओरिजिनल बना था, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया? अपेयर नो वन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? एक सेकेंड, आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन रह गया है। विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं वो एस्टेब्लिश एंड फुली फंडेड बाय होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दीज वर एस्टेब्लिश टू अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू द फैमिली प्लानिंग एंड द डेमोग्राफिक रिसर्च। सो गाइस, इसमें क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर है उसने एस्टेब्लिश किए थे 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। बाकी बात ये बिल्कुल सही है कि रिसर्च जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग उन सबको क्या करता है? डील करता है। ठीक है, इसमें क्या बोला था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या इनकरेक्ट होगी। इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। जो आपको न्यू मिलता है ना, उसको आप नोट डाउन कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ बॉडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स द सिटीजन फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट प्रोवाइड्स एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट द वेलफेयर एक्टिविटीज। तो गाइस, ये सारी की सारी बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो इसमें क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें तो आपको नॉर्मल अपना दिमाग लगाना होता है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पायरेशन एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही। ठीक है, द रेजोल्यूशन डिफाइन द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही है। देखो, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
नेहरू जी ने पास किया था वही हमारा जाके प्रेम्बल बना था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में यही था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, एक्चुअली में प्रेम्बल है। ठीक है, और प्रेम्बल क्या है, एक तरह का हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी पेज है। कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टू चेरिश द and follow the noble ideas of our freedom structure, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to promote harmony and spirit of the common brotherhood, to protect and improve the natural environment। तो कौन कौन सी हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भाई चारों की चारों हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। With reference to the leader of opposition, consider the following statement. Leader of opposition is the leader of the largest party with not less than 1/10 of the total strength of the house। बिल्कुल सही। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नो ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, इस वजह से ही गलत हो गया। ये अंडर सैलोप एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश हुई थी। इट इज़ अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द की अपॉइंटमेंट सच एज द CBI डायरेक्टर, CVC। तो यह बात बिल्कुल सही है। 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। With reference to the fundamental rights, consider the following statement. Fundamental rights are protected and granted by the Indian Parliament. Both legislative and the executive decision can be declared illegal if it violates the fundamental rights। देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेक्टेड और ग्रांटेड इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं है, वो हमारी जुडिशरी कर रही है। ठीक है, हाँ बाकी ये बात है कि अगर कोई वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट, तो हम उस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन को क्या कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, क्या हम curtailing trade distortion practices, state imposing ban on public display of religious symbols, restrictions on the divorce laws, recognizing the right to privacy, legalizing same-sex marriage। Which of the following given above practice reflect the ideal of liberalism? मेनली आपने लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बतानी है कि लिबरलिज्म किस तरह की आइडियोलॉजी है। तो कोई बात बिल्कुल सही है, वो सेम सेक्स मैरिज इसमें क्या करते हैं, लीगलाइज मानते हैं। ठीक है, रिकोगनाइज राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल सही है। बाकी डाइवोर्स लॉज में रिस्ट्रिक्शंस या जो स्टेट इम्पोज कर रहा है बैन ऑन द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द रिलीजियस सिंबल्स, ये क्या है, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव का है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं चाहता। ठीक है, 4 and 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, नहीं छोड़ा। विद रेफरेंस टू द भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, आपको पता है व्हीकल्स के नॉर्म्स होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। BS 6 नॉर्म्स आर एस्टिमेटेड टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। दीज नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली टू 2 व्हीलर्स एंड 3। नहीं भाई, कार्स के लिए भी है, 4 व्हीलर्स के लिए भी है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है गाइज, consider the following statements about the preventive detention। Article 22 under the Indian Constitution, a person deemed likely to commit a crime can be booked under preventive detention laws। बिल्कुल सही। preventive detention can only extend only for 6 months, नहीं 3 months तक एक्सटेंडेड होती है। तो इस वजह से इस क्या स्टेटमेंट होगी, गलत होगी। तो ए इज द राइट आंसर। With reference to the various writs issued by the Indian judiciary, consider the following statement. Writ of prohibition is issued when the court finds that a particular office holder is not doing his her legal duty। भाई ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि आप किसी को प्रोहिबिट करते हो, जैसे मेनली जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल उसमें होता है, जब कोई अथॉरिटी क्या है अपने रीच से ऊपर काम करती है। ठीक है, राइट ऑफ मैंडेमेंस इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट व्हेन द लोअर कोर्ट एक्सीड्स इट। देखो एक्चुअली में ये मैंडेमस है, ये प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये दोनों क्या स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, तो नाइदर 1 नाइदर 2। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द DPSP, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। बिल्कुल सही। DPSP इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन अबव आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम सिर्फ पब्लिक हेल्थ, मोर्टेलिटी और हेल्थ पे कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और हेल्थ पे, इन दोनों पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपने पढ़ा भी हो सकता होगा कि आर्टिकल 25 इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द 3 ग्राउंड, दैट इज द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड द हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। अबूज मारिया सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी है, किसकी, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये न्यूज़ में था। अगर आप करंट अफेयर्स किए हैं तो भी सही है, अगर आपने नहीं किया तो आप मेरे चैनल पे जाके कर सकते हैं, PT 365, उसमें अबूज मारियास के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, किसकी, कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ के। ये भी याद रखना छत्तीसगढ़ के। With reference to the proportional representation, consider the following statement.
Citizen cast their votes to the political parties in this system. It is a method in which the seats of legislatures are allotted to the political parties on the basis of number. देखो बिल्कुल हमारे जो इंडिया में वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, उसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जो सिटीजन है ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस सीट में क्या है, जिसको जितनी वोट मिलती है उस हिसाब से उसको लेजिस्लेचर में क्या सीट्स मिल जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो भाई ये दोनों के दोनों क्या करेक्ट है, तो नाइदर वन नाइदर टू आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। Consider the following statement. There is no time limit on the president for giving his assent to the bill. The electoral code of the vice president comprises of the elected members of parliament and state legislature. देखो पहली बात बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने बिल को कब असेंट देना है। देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कोरेज क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर उसमें नहीं होती, बाकी ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट में गलत होगी, तो फर्स्ट इज द ओनली राइट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू यूज पब्लिक फैसिलिटी। ये कौन से सिविल राइट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किए हैं, ग्रांटेड किए गए हैं। तो भाई ये सारे राइट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमने क्या 1 2 3 4 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने कल पढ़ा भी था, जैसे कौन कौन सा, ये तो देखो आपका आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 300A है, राइट टू वेट आ गया, राइट 326 है। ठीक है, इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ये आ गया आपका आर्टिकल 16, ये आ गया आपका राइट टू यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, तो ये भी यार आपका इसमें आ जाएगा किसमें, राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, with reference to the reorganization of the state, consider the following statement. Parliament may by law form a new state or alter the state boundaries. Such laws are considered amendment to the constitution under article 368. Such law must be passed by special majority of the parliament. देखो यार, आपने किसी भी स्टेट को मतलब रीऑर्गेनाइज करना है, लाइक उसकी बाउंड्री अल्टर करनी है या कुछ भी करना है, दो स्टेट्स को मर्ज करके एक नई स्टेट बनानी है या एक स्टेट को तोड़ना है, तो वो आप कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है, वो एक लॉ से कर सकती है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। और दूसरी बात, इस लॉ को स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट। देखो हम अमेंडमेंट कब करते हैं, कभी हम अगर कोई फॉरेन टेरिटरी, अगर हम दूसरी कंट्री को अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो हमें उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर हमारी अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ हम कुछ अल्टरेशन करें तो उसमें हमें कभी भी अमेंडमेंट करने की नहीं ज़रूरत है, और उसको वो जो बिल्स होते हैं ना वो सिर्फ ऑर्डिनरी मेजोरिटी से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के लिए। कंस्टिट्यूशन लिमिट्स द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर होता है, दैट इज द पीएमओ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट करी है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ 15% से ही होगा, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को, इंडिविजुअली नहीं होता, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड आर द राइट स्टेटमेंट। Consider the following statement. Economic capital framework refers to the risk capital required by the central bank while taking into account different risks. RBI has constituted a panel on the economic capital framework headed by the नचिकेत मोर। देखो नचिकेत मोर के द्वारा हेड नहीं किया गया था, बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होते हैं, वो कैपिटल जो रिस्क में है आपकी, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा रिक्वायर्ड है वाइल टेकिंग इनटू द डिफरेंट रिस्क। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी वो किसके द्वारा हेड की गई थी, वो बिमल जलन हमारे एक्स RBI गवर्नर है, उनके द्वारा इसको हेड की गई थी। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लेना अगर आपको ये चीज़ नहीं पता। द ब्यूरोक्रेसी इन एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ द इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। स्टेट सर्विस एम्प्लॉयज़, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, टेक्निकल स्टाफ ऑफ PSU, मैनेजरल स्टाफ ऑफ PSU। मतलब कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स में कौन कौन से लोग आते हैं, तो भाई ये चारों के चारों क्या आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी लोग क्या करेंगे, टेक्निकल स्टाफ या जो मैनेजरल स्टाफ ऑफ PSU है ना उसको नहीं टिक मार्क करते। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सोशल जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द स्टेट प्रमोट दिस आइडल। तो देखते हैं, प्रमोटिंग मुद्रा लोन्स, प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स टू द स्कूल चिल्ड्रन, प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, इंप्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन नॉर्म। अब बताओ सोशल जस्टिस हर एक
से कर रहा है। मुद्रा लोन से हम क्या कर रहे हैं, उनको इजीली लोन दे रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हम हर जगह क्या कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस तो कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ कम करने का तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाँचों की पाँचों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही हैं। With reference to the legislative powers of the Rajya Sabha, consider the following statement. Rajya Sabha alone can initiate the motion of the for removal of president. बिल्कुल सही. A bill which dilutes the state list under the 7th schedule can be initiated only in the Rajya Sabha. An ordinary bill can be introduced either in the Lok Sabha और राज्य देखो थर्ड पे बिल्कुल सही है, कोई ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि जो बिल अगर स्टेट लिस्ट में डाइल्यूट हो गया वो सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, ये गलत है, वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम, ये जो एसआरजी है जो न्यूज़ में था रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये एक्सरे का स्पेस टेलीस्कोप है, हाई एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बता देते हैं जर्मन रशिया साइंटिस्ट के द्वारा क्या हुआ है, लॉन्च किया गया है। ये 3D एक्सरे मैप ऑफ द यूनिवर्स है और कुछ सुपर मैसिव जो ब्लैक होल्स हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा, डार्क एनर्जी स्टार्स। ठीक है, ये टेलीस्कोप इज़ द फर्स्ट टू बी सेंसिटिव टू द हाई एनर्जी हार्ड रेज एक्सरेज एंड मैप द एंटायर साइड। पूरे एंटायर साइड को क्या करेगा, मैप करेगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द किम्बर्ले प्रोसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम दैट रेगुलेट्स द ट्रेड इन द रफ टाइम। बिल्कुल सही। इंडिया इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कुछ भी वो नहीं है, समझने वाला नहीं है। इसमें सब क्या है, इसमें आपको रटने वाली चीज़ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। Consider the following: equal access to all in the public places, non-discrimination on the ground of religion, abolition of the untouchability, and abolition of the title. Which of the given are envisaged under the right to? भाई राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये सारे के सारे तो गिवन है। एबोलिशन ऑफ टाइटल आपका आर्टिकल 18, ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 14, तो हर जगह तो आपको इक्वालिटी दे रखी है। तो ये राइट टू इक्वलिटी आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 कवर होते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें कवर हैं। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फिक्स टेनर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा है तो उसको कुछ तो राइट देने पड़ेंगे, तो हमने उसको टेनर की सिक्योरिटी दे रखी है। बिल्कुल सही। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ना अप्रूवल कभी नहीं होती, इवन की वोटिंग भी नहीं होती है। जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाइंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, जुडिशरी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्या कर सकते हैं, आपको पेनल एक्शन दे सकते हैं, आपको फाइन भी हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो सैलरीज और अलाउंसेज होती है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, नो डाउट। लेकिन उनके जो सैलरीज एंड अलाउंसेज को कभी भी आप मतलब कि वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में नहीं रख सकते, ना ही आप उसे अप्रूवल के लिए रख सकते। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट? आ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय प्रिस्टली ऑर्डर, blurring the separation between religious and the political institution, denial of a religious rights to the minority community। देखो गाइस, एक सेकेंड यार, थियोक्रेटिक स्टेट्स में क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। जरा हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो थियोक्रेटिक स्टेट कौन सी स्टेट होती है, वो जो स्टेट जो प्रिस्टली ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट की जाती है, जिसमें क्या होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही कम सेपरेशन होता है। डिनाइल ऑफ रिलीजियस राइट्स टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। का क्या एफर्ट है? पैसेज ऑफ द जमींदार अबोलिशन एक्ट, इनेक्टमेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम, रिजर्वेशन ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा स्कीम। विच ऑफ द गिवन अबव गिव इफेक्ट टू द DPSP। तो भाई हर चीज़ क्या है आपकी DPSP को क्या दे रही है, इफेक्ट दे रही है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम से आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड से ही कर रहे हो, तो आर्टिकल 47 कर रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, तो आर्टिकल 46 आपका कहीं ना कहीं हो रहा है। मनरेगा स्कीम से क्या आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इक्वल वेजेस की थोड़ा मतलब बात कर रहे हो, जस्ट वो दे रहे हो। ठीक है, तो पैसे जब जमींदारी, तो ये कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, हर एक DPSP को क्या कर रहे हो, इफेक्ट दे रहे हो। तो 1, 2, 3 एंड द 4th स्टेटमेंट आर द बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल पीस इंडेक्स? ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन करता है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि एक आप नोटबुक लगा लो, इसमें क्या जो भी इंडेक्स आता है तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सा जिसने पब्लिश किया, तो उसकी आप बनाते रहो नोटबुक।
With reference to the judicial review, consider the following statement. The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. बिल्कुल सही, judicial review कहीं पे भी mention नहीं है. It includes the power to review legislation on the ground of the violation of the federal distribution of the दोनों statement बिल्कुल सही है, वो review कर सकता है अगर कहीं भी आपने federal structure को क्या किया है, violate किया है. ठीक है, दोनों statement क्या है, बिल्कुल सही है, both 1 and 2. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट द फेडरल सेटअप विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब कि आपको पता है कि हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं इंडिया का, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अल्टर द स्टेट बाउंड्रीज, एमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, बाइकमेरल लेजिस्लेचर. देखो बाइकमेरल लेजिस्लेचर कहीं से भी मतलब कि ये तो उसका पार्ट हो जाएगा अगर आप स्टेट्स को मतलब कि अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे. तो 1, 2 and 3 आर द राइट आंसर, बाकी 4th नहीं है. ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर क्या होता है, हमेशा मेजोरिटी पार्टी का होता है, वही गवर्नर होता है. ठीक है, जबकि स्टेट में किसी और भी क्या हो सकती है, किसी और की भी पार्टी बन सकती है. ठीक है, लेकिन जो गवर्नर का ऑफिस होता है वो हमेशा जो सेंटर पे पार्टी है ना उसी की पार्टी का होता है गवर्नर. ठीक है, तो 1, 2 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट. विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बिल्कुल सही बात है. द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट सस्पेंशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली. बिल्कुल. द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, जिस तरह सेंटर पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह स्टेट पे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है. तो बोथ द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट. आपको कंपेयर करना है कि कौन कौन सी 7 शेड्यूल में है. बैंकिंग क्या स्टेट लिस्ट में है, प्रिजन यूनियन लिस्ट में है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है और साइबर एज क्या है, रेजिडोरी पावर्स में. तो इसमें भाई 3 और 4 सही हैं. ठीक है, यूनियन लिस्ट, हाँ मतलब कि फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, साइबर रेजिडोरी पावर में. बाकी भाई बैंकिंग यूनियन लिस्ट में है और प्रिजन क्या स्टेट लिस्ट में है. ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया. बाकी 3 and 4 क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द गिवन बिलो इज आर द फीचर्स ऑफ द सेकुलर. सेकुलर स्टेट के क्या फीचर हैं. प्रमोशन ऑफ फ्रीडम विद इन द रिलीजन, promotion of equality from among various religions, denial of formal and the legal alliance with any religion, denial of formal and legal alliance with any religion, opposition to any organized religion. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कि आप कौन से फीचर हैं सेकुलर स्टेट के. हाँ, आप विद इन रिलीजन फ्रीडम है कि आप प्रमोट कर सकते हो, आप इक्वालिटी भी प्रमोट कर सकते हो वेरियस रिलीजन्स में. आप क्या कर सकते हो, हाँ कोई लीगल अलायंस नहीं बना सकते किसी रिलीजन के साथ. ओपोजिशन टू एनी ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन है उसमें आप अपोजिशन कर सकते हो, क्योंकि आप रिलीजन कोई ऑर्गेनाइज में नहीं बना सकते. ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड द 4 आर द राइट. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनेस्को, the International Telecommunication Union and the United Nations Development Program are founding organization of the institute. The Asia Pacific Broadcasting Union is a member of the General Conference with voting rights. देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है. तो भाई दोनों स्टेटमेंट, पहली 2 स्टेटमेंट सही है. जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है वो 1977 में एस्टैब्लिश हो रहा था, किसके अंडर, यूनेस्को के अंडर. जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है और UNDP और जो यूनेस्को है वो इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है वो फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट का और ना कि नॉन वैटिंग मेंबर है. ठीक है, तो इस वजह से जो पहली 2 स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी जो 3rd स्टेटमेंट है वो गलत है. देख लो 3rd स्टेटमेंट में क्या बोला था कि क्या वो मेंबर ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस विद वोटिंग राइट. नो, ये फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो कि बाकी दोनों सही हैं. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द नालसा. जो आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके क्या फंक्शन है. प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही. ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, प्रोमोटिंग एमिसेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स टू ADR मैकेनिज्म, बिल्कुल सही. प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द क्राइम विक्टिम. तो भाई देखो चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एक सेकेंड. ठीक है, हाँ फ्री लीगल एड यही प्रोवाइड करते हैं, लोक अदालत भी यही ऑर्गेनाइज करती है. डिस्प्यूट्स इसमें ADR मैकेनिज्म के थ्रू सेटलमेंट होते हैं, मतलब कि बाहर कोर्ट से बाहर सॉल्व होते हैं. और ये कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करती है जो भी विक्टिम्स होते हैं. ठीक है, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट. बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु. किस में बाइकमेरल लेजिस्लेचर है. देखो भाई हम जम्मू एंड कश्मीर की तब की बात कर रहे हैं जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था. तो देखो बिहार में है, जम्मू कश्मीर में भी है, महाराष्ट्र में
भी है, तमिलनाडु में भी है, एक मिनट, यूपी में भी तो है। गाइस इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु। तो कौन से स्टेट है जिसमें बाइकमेरियल लेजिस्लेटिव, मतलब कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही होती है। देखो इंडिया में टोटल 7 स्टेट हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे आप देख लो, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड द यूपी। ठीक है, तो अभी क्या जम्मू कश्मीर ऑलरेडी वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसको हटा दिया है। बाकी जो आंध्र प्रदेश है उसने रिजोल्यूशन भेज दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, और इधर कौन सा क्या, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो 1, 2, 3 एंड द 5 आर द राइट ऑप्शन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या, आप एडवाइस ले रहे हो, जैसे प्रेसिडेंट लेता है मेनली। द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सॉट बाय द पार्लियामेंट ओवर एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। द एपेक्स कोर्ट कैन गिव इट्स एडवाइस और रिफ्यूज टू टेंडर एडवाइस। द एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर। देखो पहली बात है, ये पार्लियामेंट नहीं लेता, ये प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडिंग नेचर में नहीं होता, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। एपेक्स कोर्ट कैन गिव इट्स एडवाइस और रिफ्यूज टू टेंडर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोर्ट आपको हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा जो सीन इन द न्यूज़ एसोसिएट रिसेंटली, ये एक क्रिप्टो करेंसी है फेसबुक की। ठीक है, तो ये आपको पता ना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी डेवलप्ड बाय द फेसबुक। Which of the following freedoms are enshrined under the right to freedom of the religion of the Indian Constitution? Right to freedom की बात करें, right to manage religious affairs, freedom of conscience and the free propagation of the freedom of religion की बात करें, freedom of conscience and free propagation of the religious item, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भाई ये आर्टिकल 30 में चला गया। ठीक है, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट ऑफ रिलीजियस डेनोमिनेशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड द 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द इलेक्शंस टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, बाई इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, म्यूनिसिपैलिटीज, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट। इलेक्शन टू विच ऑफ द गिवन अबव इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके इलेक्शन कराता है, देखो म्यूनिसिपैलिटीज़ के कभी भी क्या कराता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। ये कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, बाकी 1 के कराता है, 2 के कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के भी कराता है, 6 के भी कराता है, स्पीकर के तो यार कोई इलेक्शन ही नहीं होता है। तो 3 एंड 5 आर नोट, बाकी 1, 2, 4 एंड 6 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही बात। ठीक है, स्पीकर को तो हम इलेक्ट करते हैं ना, जो मेजोरिटी पार्टी से होता है। विद रेफरेंस टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट ऑन आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। बिल्कुल बात सही है। इसको फुली फंड किया जाता है यूएन के द्वारा, नो। इट इज़ लोकेटेड इन हेज, नीदरलैंड, नो। जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो सिपरी है, पहली बात वो स्वीडन में क्या है, जो सिपरी है वो एस्टेब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन बाय द स्वीडिश पार्लियामेंट के डिसीजन के द्वारा क्या हुआ था, इसे हमने एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी जो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ना कि नीदरलैंड में। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, अफर्मेटिव एक्शन फॉर वेलफेयर ऑफ SC/ST, प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विच ऑफ द गिवन अबव इज आर इन कॉन्फर्मेटिव विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भाई आप हर जगह तो जस्टिस कर रहे हो ना, आप SC/ST को अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब जैसे आप रिजर्वेशन देते हो, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन करो, मतलब कि वो जरूरी है। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप प्रोविजन दे रहे हो, बिल्कुल सही है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो नीडी को, आप डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये क्या है, सारों की सारी क्या है, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ही तो है। 48 नो पर्सन आउट टू बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन। भाई ये आर्टिकल हमारा 20 आ गया है इसमें। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोमेट्री बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है कि आप एक ही पनिशमेंट, मतलब एक जो उसी गलती करी है उस पर एक ही पनिशमेंट दे सकते हो, 2 पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। ये यही डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोमेट्री बोलती है। आर्टिकल 20 मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल 20 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज एग्जीक्यूटिव। स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन है भाई, सेंट्रल लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट लेवल पे कौन होगा, गवर्नर ही होगा ना। देखते हैं कौन कौन से हैं एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। भाई तीनों के तीनों क्या हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नर भी, चीफ मिनिस्टर भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी। ठीक है, तो बोथ 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट का क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी की देखो अब तो कंपोजिशन चेंज हो गया, तो आप अभी न्यू वाली जो अपडेट हुई है उसी को याद रखना, ये वैसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेंबर हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये 1, 4 एंड 5 है। ठीक है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 तीनों ही हैं भाई। ठीक है, तो ये आप देख लेना, क्योंकि मैंने तो अभी नए वाली करी है, तो नए वाले में ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हटा दिया गया है। जो उसका चेयरमैन होता था वो अब फॉर्मर, क्या जो अभी का भी सर्विंग चीफ जस्टिस है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल इसमें क्या पाँचों के पाँचों हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको जो अपडेट हुआ है वो याद रखना है। तो गाइज़ आज के लिए इतना रखते हैं, आगे से हम नेक्स्ट वाली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।